नमस्कार मित्रों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूँ एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। आज की कहानी मित्रों एक भारतीय विमान के अपहरण की है। ये सच्ची कहानी मित्रों ऐसी है जिसमें 190 यात्रियों की बदले 3 खूंखार अपराधियों की रिहाई करनी पड़ी थी। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। और सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर कई जगह ये चर्चा की जाती है कि इस मुद्दे पर वाजपेयी जी थोड़ा कमजोर पड़ गए। मित्रों, ये दिन था 24 दिसंबर 1999 का, जब नेपाल के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा काठमांडू से भारतीय विमान दिल्ली आने की तैयारी में था। और ये मित्रों क्रिसमस से एक दिन पहले का दिन था और शाम को लगभग वही 4 बज रहा होगा जब ये विमान दिल्ली आने की तैयारी में था। उधर हरकत उल मुजाहिदीन के 5 आतंकवादी इब्राहिम अदर, शाहिद अख्तर सईद और सन्नी अहमद काजी मिस्त्री, जहूर इब्राहिम और शकील, जो इस फ्लाइट को अगवा करने वाले थे, कुछ फर्जी नाम वाले कागजातों के माध्यम से इस विमान में सवार होने के लिए चेक इन कर रहे थे। इस फ्लाइट में सवार होने के लिए इन 5 आतंकवादियों ने सेफ, भोला, शंकर, बर्गर और डॉक्टर जैसे फर्जी नामों को कोडवर्ड की तरीके इस्तेमाल किया था। उस दिन मित्रों इस भारतीय विमान में 11 जो क्रू मेंबर थे, चालक दल थे, उनके सहित 190 यात्री सवार थे। इस विमान के पायलट थे एन देवी शरण जी और फर्स्ट ऑफिसर थे राजेंद्र कुमार जी। इन आतंकवादियों ने 3 अलग अलग ट्रैवल एजेंसियों से झूठे नाम से अपनी टिकट बुक करवाई थी और फिर मित्रों 13 दिसंबर को इस बुकिंग को बदल दिया था। लगभग 1 घंटा 20 मिनट का टोटल सफर होगा काठमांडू से दिल्ली का, जो इस विमान को तय करना था और फिर दिल्ली हवाई अड्डे पर लैंड करना था। विमान ने ठीक शाम 4 बजे मित्रों काठमांडू हवाई अड्डे से उड़ान भरी। लगभग 40 मिनट बाद जब यह विमान भारतीय वायु क्षेत्र में पहुंचा, तभी एक नकाबपोश व्यक्ति हाथ में पिस्टल और ग्रेनेड लिए कॉकपिट में दाखिल हुआ और तुरंत ही इन 5 आतंकवादियों ने सभी यात्रियों को बंधक बना लिया और पूरे प्लेन को हाईजैक कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। कंट्रोल में लेते ही इन आतंकवादियों ने महिला और पुरुषों को अलग अलग करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सारे यात्री इधर उधर हो गए। इस बीच में मौका देखकर एन देवी शरण जी ने विमान का एक इमरजेंसी बटन दबाया, जिससे 4:56 में दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक ये जानकारी पहुंच गई कि विमान में कुछ न कुछ गड़बड़ी अवश्य चल रही है। अब इन 5 आतंकवादियों ने विमान को काबुल ले जाने के लिए कहा शरण जी से, लेकिन एन देवी शरण जी ने इन आतंकवादियों को समझाया कि इस समय विमान में सिर्फ दिल्ली जाने तक का फ्यूल है, हम काबुल नहीं पहुंच सकते हैं। तब इन लोगों ने विमान को लाहौर ले जाने के लिए कहा, लेकिन लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इस विमान को लैंड करने की इजाजत ही नहीं दी। इसी बीच ये सारी खबर फैल गई और प्रधानमंत्री जी ने एक इस समस्या से निपटने के लिए एक अहम बैठक बुलाई और उधर 6:04 में पायलट ने
ये बात बताई कि अब विमान में सिर्फ 1 घंटे का फ्यूल बचा है और पाकिस्तान ने लाहौर हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति नहीं दी है। और पायलट ने दिल्ली एटीसी को यह भी कहा कि पाकिस्तान से प्लेन उतारने की अनुमति एटीसी को लेनी चाहिए, क्योंकि ये अपहरणकर्ता भारत में उतरना ही नहीं चाहते थे और इन्होंने धमकी दी थी कि अगर इनकी मांगें नहीं पूरी की गई तो यह 10 यात्रियों को तुरंत जान से मार देंगे। अब मित्रों, शाम 6:30 में भारत ने पाकिस्तान से विमान उतारने की परमिशन मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने साफ साफ इनकार कर दिया। अब प्लेन में फ्यूल खत्म हो रहा था, कोई प्लेन उतारने की अनुमति नहीं दे रहा था। ऐसे में हमारे पायलट ने आतंकवादियों को समझाया और अपहरणकर्ता प्लेन को अमृतसर हवाई अड्डे पर उतारने के लिए किसी तरीके तैयार हो गए। इधर जैसे ही प्लेन अमृतसर हवाई अड्डे में लैंड हुआ मित्रों, पायलट ने तुरंत इस विमान में फ्यूल भरने का आग्रह किया और आतंकवादियों ने, जिनसे कहा गया था कि आप लोकल पुलिस से, लोकल प्रशासन से बातचीत कर लें, उन्होंने लोकल प्रशासन से बात करने के लिए बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। अब अमृतसर हवाई अड्डे पर जब काफी समय तक ईंधन भरने के लिए टैंकर नहीं आए तो अपहरणकर्ता मित्रों गुस्से में आ गए और उन्होंने एक जर्मन नागरिक सतनाम सिंह और एक भारतीय रुपिन कात्याल पर चाकुओं से हमला कर दिया और उन्होंने बंधुकों को मारना शुरू कर दिया। हालांकि अमृतसर हवाई अड्डे पर हमारे कमांडो मौजूद थे, लेकिन बिना किसी आदेश के, बिना किसी आज्ञा के वो कुछ कर नहीं सकते थे, कोई एक्शन नहीं ले सकते थे। आखिर जब काफी समय बाद एक ईंधन भरने वाला टैंकर इस विमान के पास भेजा गया तो ये आतंकवादी, ये अपहरणकर्ता काफी घबरा गए। इनको लगा कि इसमें कोई साजिश हो सकती है और इन्होंने प्लेन को तुरंत उड़ाने का आदेश दे दिया। पायलटों ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने पायलटों की एक नहीं सुनी। अपहरणकर्ताओं ने यात्रियों के हाथ बांधकर आगे घुटनों पर बैठा दिया और कहा कि प्लेन तुरंत नहीं उड़ाना शुरू किया तो इन यात्रियों को मारना शुरू कर देंगे। इसलिए कैप्टन देवीशरण जी को इन यात्रियों की जान बचाने के लिए प्लेन उड़ाना पड़ा और बिना उड़ान की अनुमति के 7:15 पर प्लेन ने अमृतसर हवाई अड्डे से उड़ान भरी और जब प्लेन लाहौर हवाई अड्डे के नज़दीक पहुंचा तो उसने उतरने की फिर अनुमति मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने इजाज़त फिर नहीं दी और जब प्लेन ने बिना परमिशन उतरने की कोशिश की तो लाहौर हवाई अड्डे की सभी लाइट्स और नेविगेशनल सेवाएं बंद कर दी गईं। अब मित्रों, मजबूरी यह थी कि विमान में ईंधन बिल्कुल नहीं बचा था। खैर, कैप्टन शरण ने विमान की क्रैश लैंडिंग कराने का फैसला किया। कोई चारा ही नहीं बचा था, कोई रास्ता ही नहीं था और जैसे ही कैप्टन ने विमान को हाईवे पर उतारने की कोशिश की, ठीक उसी समय लाहौर हवाई अड्डे ने सभी नेविगेशनल सुविधाएं शुरू कर दी और विमान को हवाई अड्डे पर उतारने की अनुमति भी दे दी और फिर विमान भारत का 8:01 में लाहौर हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। कैप्टन शरण के मुताबिक अपहरणकर्ता कुछ बच्चों और महिलाओं को लाहौर हवाई अड्डे पर छोड़ना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात की उन्हें इजाजत नहीं दी। उस समय पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त जी पार्थ सारथी जी ने पाकिस्तान से प्लेन न उड़ने देने की सैकड़ों बार गुजारिश की, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और कोई बात नहीं मानी गई और जब तक पार्थ सारथी जी हवाई अड्डे पर पहुंचते तब तक विमान में ईंधन भर दिया गया था और विमान को उड़ने की इजाजत भी दे दी गई थी। लगभग 8:32 पर प्लेन ने लाहौर हवाई अड्डे से फिर से उड़ान भरी
तो अपहरणकर्ताओं ने प्लेन को काबुल ले जाने के लिए कहा, लेकिन काबुल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इस विमान को यह कहकर उतारने से मना कर दिया कि उनके यहां रात में विमान की लैंडिंग करवाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं है कि रात में विमानों को उतारा जा सके। आखिरकार विमान को दुबई के अल मिनाद एयरबेस पर उतारने की इजाजत मिल गई और प्लेन रात 1:25 पर अल मिनाद एयरबेस पर उतरा। दुबई के अधिकारियों और अपहरणकर्ताओं के बीच बातचीत शुरू हुई और अपहरणकर्ताओं ने तेल के बदले 27 यात्रियों को रिहा कर दिया। और मित्रों, एक जो दुखद घटना पहले ही दिन हो गई थी, कत्याल जी पर जो इन लोगों ने चाकुओं से हमला कर दिया था और उनकी मौत हो गई थी, यही दुबई के अल मिनाद एयरबेस में कात्याल जी के शव को भी उतार दिया गया। इस बीच मित्रों, दुबई के अधिकारियों ने देरी करने के लिए कि ये विमान और थोड़ा समय यहीं खड़ा रहे, खाने पीने से भरे टैंकर विमान की तरफ भेजे, लेकिन मित्रों अपहरणकर्ताओं ने पायलट को विमान उड़ाने के लिए मजबूर कर दिया और फिर सुबह 6:20 में प्लेन ने दुबई से उड़ान भरी और अपहरणकर्ताओं ने इस बार विमान को अफगानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे पर उतारने का आदेश दिया और फिर 8:33 पर विमान कंधार हवाई अड्डे पर लैंड हो गया। चूंकि कंधार मित्रों उस समय तालिबान के कंट्रोल में था, तालिबान के अंडर में था और भारत ने तालिबानी शासन को आधिकारिक मान्यता नहीं दी थी, इसलिए उनसे बात करने में भी अपहरणकर्ताओं से दिक्कत हो रही थी। एक उच्चायोग के अधिकारी को इस्लामाबाद से कंधार भेजा गया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपने वार्ताकारों को कंधार भेजा। भारत के तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने अपहरणकर्ताओं की वो मांग जो वो कह रहे थे कि इन यात्रियों को छोड़ने के लिए उन खूंखार अपराधियों को छोड़ना पड़ेगा, लालकृष्ण आडवाणी जी ने इस बात का खुलकर विरोध किया, जबकि तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने तालिबान से बातचीत करने की वकालत की थी। फिर मित्रों 27 दिसंबर को भारत ने गृह विभाग के संयुक्त सचिव काटजू जी के साथ अजीत डोभाल जी और सीडी सहाय जी के साथ कई अधिकारियों की एक टीम को कंधार रवाना कर दिया, लेकिन यह वार्ता मित्रों आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि तालिबानियों ने भारतीय जवानों को गुप्त ऑपरेशन करने से रोक दिया था और यहां तक कि अपने खुद के सुरक्षा बलों को भी तालिबानियों ने ऐसा करने से रोक दिया था। मित्रों, उन्होंने तो यहां तक व्यवस्था की थी कि किसी सैन्य कार्यवाही को रोकने के लिए तालिबानियों ने विमान को टैंकों से घेर लिया था। बाद में अजीत डोभाल जी ने बताया कि अपहरणकर्ताओं को आईएसआई का पूरा संरक्षण प्राप्त था और उन्हें सुरक्षित निकल जाने की पूरी गारंटी दी गई थी। भारत की तरफ से अपहरणकर्ताओं पर जो भी उस समय दबाव डाला जा रहा था मित्रों, उसको फेल करने में आईएसआई पूरा जोर लगा दे रही थी, इसलिए अपहरणकर्ता बिल्कुल बेखौफ हो गए थे। 27 दिसंबर को एक स्थानीय चैनल में एक तालिबानी अधिकारी ने कहा कि अपहरणकर्ताओं को या तो तालिबान छोड़ देना चाहिए या तो फिर हथियार डाल देने चाहिए। फिर मित्रों 27 दिसंबर को आखिरकार अपहरणकर्ताओं ने 3 मांगे रखी, जिसमें पहली मांग भारतीय जेलों में बंद 36 आतंकवादियों की रिहाई की थी और दूसरी मांग थी मित्रों सज्जाद अफगानी का शव उन्हें सौंप दिया जाए। दरअसल मित्रों
ये सज्जाद अफगानी एक पाकिस्तानी आतंकवादी था और हरकत उल मुजाहिदीन का कमांडर चीफ था, जिसको भारत ने अरेस्ट किया था और 1999 में जेल से भागने के दौरान इनकाउंटर कर दिया गया था। इन अपहरणकर्ताओं की तीसरी मांग थी मित्रों 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की फिरौती। आखिरकार बातचीत होते होते 3 खूंखार अपराधियों की रिहाई पर बात बन गई और ये 3 खूंखार आतंकवादी थे उमर शेख, मुश्ताक जरगर और मसूद अजहर। मौलाना मसूद अजहर को 1994 में जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया था और उमर शेख को 1994 में विदेशियों के अपहरण के मामले में गिरफ्तार किया गया था। और मित्रों, मुश्ताक जरगर के खिलाफ लगभग 3 दर्जन हत्या के मामले दर्ज थे, जिसे 15 मई 1992 को गिरफ्तार कर लिया गया था। इधर मित्रों, फारूक अब्दुल्ला जो उस समय कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, वो कश्मीर में की जेलों में बंद कैदियों को रिहा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। लेकिन 30 दिसंबर को तत्कालीन यानी से एएस बुलक साहब और फारूक अब्दुल्ला की एक लंबी बातचीत हुई और इसके बाद अब्दुल्ला जी इन कैदियों की रिहाई के लिए सहमत हो गए। अब मौलाना मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरगर को एक विशेष विमान से कंधार भेजा गया और इस विमान में तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी भी मौजूद थे। और उसका कारण ये था मित्रों कि अगर कोई तत्काल निर्णय लेना पड़े या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि तुरंत निर्णय लेना आवश्यक हो, तो फिर वो निर्णय तुरंत लिया जाए, उसमें कोई देरी सवेरी या कोई समस्या उत्पन्न न हो। इधर भारत ने नेपाल से मित्रों अपने सभी हवाई उड़ानों पर रोक लगा दी थी। फिर लगभग 5 महीने बाद कुछ आवश्यक शर्तों के साथ भारत ने उड़ानें प्रारंभ कर दी और 2000 में हवाई अड्डों की सुरक्षा CISF के हाथों में सौंप दी गई। इधर सुरक्षा एजेंसियों ने एक पाकिस्तानी फोन कॉल को ट्रेस किया, जिसमें अब्दुल लतीफ को लंदन में एक समाचार एजेंसी से कांटेक्ट करने और बातचीत करने को निर्देशित किया गया था और यह कहा गया था कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वह प्लेन को उड़ा देंगे। इस मामले की जांच मित्रों CBI ने की और प्लेन अपहरण मामले में 10 लोगों पर आरोप तय किए। लतीफ के साथ दिलीप कुमार भुजेंद्र और एक नेपाली नागरिक यूसुफ नेपाली, जिन्होंने अपहरणकर्ताओं को सहायता पहुंचाने के लिए काफी मदद की थी, इन सबको दोषी करार दिया गया। इधर रिहा किए गए तीनों आतंकवादियों में मौलाना मसूद अजहर ने पाकिस्तान जाकर उग्रवादी संगठन जैश ए मोहम्मद बना लिया। 13 दिसंबर को भारतीय संसद पे जो हमला हुआ था मित्रों, उसको इसी संगठन ने अंजाम दिया था। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो हमला हुआ था मित्रों, उस हमले को भी इस जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने ही अंजाम दिया था। उमर शेख को अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के मामले में मौत की सजा हो गई। और मित्रों, जरगर POK में रहकर आज भी अल उमर मुजाहिदीन संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। तो मित्रों, 8 दिन तक चले इस विमान के अपहरण में जिन लोगों के परिवार वाले उस विमान में थे, वो तो समस्या में थे ही, वो तो चिंतित थे ही, लेकिन 8 दिनों तक पूरे देश की नींद हराम कर रखी थी इस पूरे मामले ने। देश का हर व्यक्ति उस समय टीवी से ही चिपका हुआ था कि आखिरकार इस पूरे अपहरण मामले में
कैसे और क्या होगा और हमारे 190 लोगों का क्या होगा। इधर भारत में काफ़ी प्रदर्शन होने लगे, प्रधानमंत्री जी पर भी बहुत दबाव था और इन 3 खूंखार आतंकियों की रिहाई अपने लोगों की जान बचाने के लिए करनी पड़ी। तो ये थी मित्रों कंधार विमान अपहरण की एक एक सच्ची कहानी। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।